हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पर। और आज हम शुरुआत करने वाले एक नए ट्रिप की कोविड के बाद। तो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये आपको अभी रास्ते में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ दिल्ली में और ये सफ़र कुछ 12-13 घंटे का, और मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ जो पीछे घर में रहता है और मेरे साथ इस ट्रिप पर चलेगा। तो दिल्ली से 5 घंटे की ड्राइव करने के बाद तकरीबन हम पहुंच गए हैं विकास नगर के पास। ये कुछ 20-22 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से। और पूरे रास्ते बहुत ही ज़्यादा फॉग, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। 100 मीटर 50 मीटर की विजिबिलिटी के साथ हम यहाँ पर ड्राइव करते हुए आ गए। हालांकि इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में, रिफ्लेक्टर्स रोड पे काफ़ी अच्छे थे और आसपास गाड़ियाँ भी एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हुए चल रही थी। तो आप आराम से 5 घंटे में लगभग 220 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करके पहुँच गए। और अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम अपना आगे सफ़र। अभी एक दोस्त को और मिलना है हमें। तो सुबह 4 बजे निकलने के बाद अभी हो रहे हैं 11:35 और हम पहुंच गए हैं रनयोगी, यानी कि अपने मिड पॉइंट पर, जहाँ पर हमें 2 नए दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे हो ढाबा, जहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। सो गाइज 11 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ संकरी। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर हैं कुछ बर्फ़ के स्नोफॉल हुई हुई है। ये कुछ 2-3 दिन पहले बर्फ़ गिरी होगी, तो ये फ़िलहाल थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन अगर आप आते भी हैं तो आपको संकरी में मेन बर्फ़ नहीं मिलेगी। आपको यहाँ से ट्रैक करके आगे जाना होगा, उसके बाद ही आपको बर्फ़ मेन जो एक्सपीरियंस है आप ट्रैक करके ही। तो क्या नाम? चॉकलेट तो है नहीं मेरे पास भाई अभी। क्या बोल रहे ये इधर आप? मैं वीडियो बना रहा था। ऐसी वीडियो बन रही? हाँ, ऐसे वीडियो बन रही जब है। नाचेंगे तब वीडियो बनेंगी। तब भी वीडियो बनेगी। आप यहाँ ट्रैकिंग करने आए हो? नहीं अच्छा, रहते हो आप? लाइट हाँ। लगी तो लाइट। ऊपर तो होगी बर्फ ऊपर पे। क्या ऊपर ट्रैकिंग के टाइम पे तो होगी बर्फ ऊपर ऊपर जाते तो हैं। बर्फ है, बहुत ज्यादा बहुत बर्फ ज्यादा। है, 3-4 किलोमीटर, 3 फीट है। अच्छा, 3 फीट बर्फ है। हाँ, 3 से भी ज्यादा बता रहे हैं हम। मुझे कल पूछा था ऊपर जाए, बोला भाई जी बहुत बर्फ है ऊपर तो। अच्छा, देखो कल हम हाँ। लोग भी जाएंगे, क्या हाँ, होता है। सही बात, ठीक है ठीक है। अच्छा, ऊपर जाओगे आप? हाँ जी, हाँ जी जी जी, थैंक यू। ठीक है। तो कुछ ऐसा है जैसे इन्होंने बताया कि ऊपर 3 फुट के आसपास की बर्फ़ है। खैर जो भी होगा वो हम कल एक्सपीरियंस करेंगे। अभी फ़िलहाल गाड़ी हम लेके जाते हैं अपने होम स्टे पे और आपको दिखाते हैं कि होम स्टे कैसा है। अभी हमने बस होम स्टे बुक ही किया है और उसके पीछे देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। मतलब पीछे आप देखेंगे ऑरेंज लाइन से पूरा माउंटेन कवर हो गया है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। फ़िलहाल हमने होम स्टे बुक कर लिया है। अंदर जाके उसके बारे में आपको बताते हैं कितना है क्या है, और काफ़ी सस्ता है। और तो कुछ ये हमारा होम स्टे है जो हमने बुक किया। यहाँ पर आते ही इसका अगर आप व्यू देखेंगे तो व्यू में आपको सामने मिल जाएंगे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़, जिन पे हम कल ट्रैकिंग करने जाएंगे। उसके अलावा ये सामने ही हमारा रूम, जिसमें घुसते ही आपको मिल जाएंगे एक डबल बेड और यहाँ पर एक सिंगल बेड। इसके अलावा वॉशरूम है जिसमें आपको गर्म पानी मिल जाएगा। और इन सब के लिए हमें करने पड़े तकरीबन 1500 रुपये। तो 1500 रुपये जो कि एक रीज़नेबल प्राइस है ऐसे हिल स्टेशंस पे। अगर आप आते हैं रुकते हैं तो 1500 रुपये में आप आइए, आराम से यहाँ पर रात में रुकिए। उसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग फ्रेश एकदम ट्रैक के लिए निकल जाइए, जो कि हम भी करने वाले हैं। तो अब बस कुछ खाएंगे और उसके बाद रेस्ट करके सुबह ट्रैक पे निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। बेसिकली आज सुबह हो गई है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर।
रात में कैसे सोए हैं हमें पता ही नहीं चला, और क्या होता है, कुल्फ़ी जम गई है लिटरली यहाँ पर। लेकिन आज की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम करने जाएंगे ट्रैक। और उससे पहले आपको बता देता हूँ, कल हम जब यहाँ पर आए तो कितनी दिक्कतें हुई हमें यहाँ पर आने में, और किस तरीके का हुआ। जैसे मैंने आपको कल भी बताया, पहले बताया वीडियो में, कि सुबह 4:30 बजे हम निकले थे दिल्ली से। उस टाइम पे पूरा फॉग था और तकरीबन 9:30-10 बजे तक हम सिर्फ फॉग में ही गाड़ी चला के रहे। अगर रोड पे रिफ्लेक्टर नहीं होते तो ड्राइवेबल नहीं थी वो रोड। तो अगर आप भी जल्दी निकलने की कोशिश करें तो आप इसे 2 दिन में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। उसके अलावा जब आप यहाँ पर आए तो हम बिना स्ट्रेच के आए हैं, सिर्फ बीच में एक जगह नाश्ता करने के लिए रुके थे। उसके अलावा हम गाड़ी में कहीं नहीं रुके, सीधे यहाँ पर आकर रुके। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको ब्रेक प्लान करते हुए आना होगा, तभी आप यहाँ पर कंफर्टेबल पहुँच पाएंगे। उसके बाद यहाँ पहुँचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्रैक के लिए आपको परमिशंस लेनी होंगी, और ट्रैक जाने के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि वहाँ 5 फुट 6 फुट तक बर्फ़ है, तो गियर्स आपको सारे लेके आने होंगे। हमने यहाँ से सारे परचेज़ किए हैं, प्राइसेस आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा गियर्स आप लेके आ रहे हैं तो आपको एक गाइड भी चाहिए, लोकल गाइड भी चाहिएगा, क्योंकि उसके बिना ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कल हमें कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि जब वो ऊपर गए तो उन्हें बताया कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, इसकी वजह से वो आगे ट्रैक ही नहीं कर पाए। तो गाइड होना बहुत मैंडेटरी है अगर आप यहाँ ट्रैक करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी हमें जो दिक्कतें होंगी अभी आपको वीडियो में दिखाई ही देंगे। तो खैर अब फटाफट से तैयारी करते हैं, 8 बजने वाले हैं और निकलते हैं ट्रैक के लिए। तो गाइस ट्रैकिंग की शुरुआत हमने कर दी है और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे छोटे से गाइड। इनका नाम है आयुष और ये अपने बारे में खुद बताएंगे। आयुष, कितनी बार जा चुके हो आप ऊपर? बहुत बार जान। बहुत बार? पूरा ऊपर ट्रैक एंड तक, समिट तक। और महीने में कितनी बार जाते हो? बहुत 3-4 बार। 3-4 बार? हमें सही सलामत पहुंचा दोगे? ये चलो। खैर इनको देख के ही हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है कि हम ऊपर तक आराम से पहुंच जाएंगे। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं ट्रैक और आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग कैसी है। ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन लेने के बाद आप आगे जा सकते हैं। तो बेसिकली अब तक 15 मिनट की वॉक करने के बाद, बहुत ही स्टीप वॉक करने के बाद हमारी बैंड बज चुकी है और ऐसा हमें अगले 6 किलोमीटर तक करना है। आयुष का कहना ये है कि हम पहुंच जाएंगे यहाँ से शाम तक, अंधेरा होने से पहले, अगर इसी स्पीड से चलते रहे। हालांकि हम 2 बार ब्रेक ले चुके हैं अभी तक। लेट्स सी। अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है सबसे बड़ी बात, और ट्रैक भी साफ़ सुथरा है। वैसे तो एडवाइजेबल ये होता है कि जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको पानी की बोतल कैरी करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कैरी नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपको पीछे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स दिखते जाएंगे जिसमें आप पानी की बोतल, हल्का फुल्का नाश्ता या फिर गर्म चाय, लेमन टी, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। तो रिकमेंडेड तो यही है कि यहाँ महंगा मिलेगा, आप नीचे से ही अपने साथ पानी की बोतल लेकर आए। चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ 2 कुत्ते पूरे रास्ते ट्रैक करते हुए आए हैं और ये अपनी मस्ती में ही लगे हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है, स्टिक से आदमी लोग आसानी से चढ़ते हैं, मेरे साथ थोड़ा उल्टा है। मुझे अगर स्टिक देते हैं मैं जल्दी थक जाता हूँ। तकरीबन 1 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं और 1 किलोमीटर में भी हालत ख़राब हो चुकी है पूरी तरीके से। लगभग 1 किलोमीटर, 800 मीटर 900 मीटर के आसपास से ऊपर आ ही चुके हैं और बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जगह जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, तो ठंड लगनी भी शुरू हो गई। जहाँ पे धूप है वहाँ पे तो ठीक है, बट जहाँ छाँव आती है वहाँ पर आपको ठंड लगने लग जाती है। खैर अभी तो बहुत लंबा सफ़र है और रेस्ट करते करते आराम से ऊपर जाना है, तो कर रहे हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग नीचे आ रहे हैं। ये सारे के सारे कल रात को न्यू ईयर मना के ऊपर बेस कैंप में और अब नीचे सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने न्यू ईयर सिटी में मनाया और अब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, रास्ते में आपको ढाबे मिलते रहेंगे और जो ट्रेल है बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है और कहीं पे स्टीप भी है। बर्फ़ थोड़ी थोड़ी जगह जगह पे आइस बनी हुई है, इसकी वजह से चढ़ने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, बट आराम से रुकते रुकते चलेंगे तो आप चढ़ जाएंगे। कुछ इस तरीके का ढाबा आपको जगह जगह मिलेगा।
केदारकंठा क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ पहले शिव भगवान रहते थे। अच्छा, शिव भगवान ने तपस्या नहीं की थी? हाँ की थी। लेकिन वो तो पूरी नहीं कर पाए थे। पूरी तो बाद में केदारनाथ गए, वहीं से केदारकंठा से उसका नाम केदारनाथ पड़ा है। आपको पता है ये पूरी क्यों नहीं हो पाई थी? पता नहीं, इतना पता नहीं है, पूरी नहीं हुई। मैं बताता हूँ। क्यों? शिव जी यहाँ पे जब पूजा करने आए थे तो एक बैल होता था उनका। हाँ, बैल ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया बंद था। कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने तपस्या ये डिसाइड किया कि यहाँ नहीं करूँगा, हाँ, बल्कि दूसरे पहाड़ में जाके करूँगा, फिर नए तरीके से करूँगा। केदारनाथ में। तो वो गए केदारनाथ। हाँ से उसका नाम केदारनाथ पड़ गया। उसका नाम केदारनाथ पड़ गया। पहले इसको भी केदारनाथ कहा जाना था, हाँ, लेकिन फिर जब क्योंकि कंठ मतलब ब्रेक होता है, उनकी तपस्या भंग हो गई, इस वजह से इसका नाम पड़ गया केदारकंठा। बेसिकली ये थोड़ी सी हिस्ट्री है यहाँ के बारे में। अगर आप ये एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे इसका नाम केदारकंठा क्यों है, तो क्या? ये एक छोटी सी स्टोरी थी केदारकंठा की। और ट्रैक पे आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोग भी मिलेंगे जो गाना गाते हुए एंजॉय करेंगे। Let's start. इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही है इधर से हवा। Thank you guys. इश्क है या क्या है। Perfect. Thank you. वो तो बेसिकली ऐसे आप एंजॉय करते करते इस ट्रैक को बड़े आराम से कर लेंगे। एक और पीछे कैंप साइट, और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है जूड़े का ताल। अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी कैंप में रुक सकते हैं। यहाँ लोग काफ़ी कैंप लगाए हुए हैं। सांस फूल रही है यहाँ पर, लेकिन सांस अगर फूल रही हो आपकी, रोकने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप मुंह से सांस लें, छोड़ें, उसके बाद फिर नाक से सांस लें और मुंह से निकाल दें। आपकी सांस एकदम नॉर्मल हो जाती है और आप फिर से ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ और इससे अपने आप को गोइंग रखता हूँ। तो बेसिकली अभी तक हम वहाँ कहीं नीचे से पूरा बर्फ़ में ऐसे ट्रेल करते हुए आ गए हैं। और अगर आपको दिखाऊं, हमें जाना है इधर, बिल्कुल सीधा इधर ऊपर करीब और 4 किलोमीटर। और वो पीछे जो पहाड़ी दिख रही है कौन सी है? धुंधा। वो है धुंधा पहाड़ी। और धुंधा पहाड़ी पे भी ट्रैक होता है, लेकिन बहुत कम होता है। जो मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए इजीली एक्सेसिबल है, वो है हमारा केदारकंठा। तो केदारकंठा का ट्रैक कुछ इस तरीके का है। बहुत थकाने वाले हैं, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन से करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स डू इट। और वो जो आप मेरे पीछे कैंप देख रहे हैं, वो है जूड़ा के तालाब का कैंप। इस जगह के बारे में अगर बात करें तो इसे जूड़ा का तालाब क्यों कहते हैं? यहाँ पर 2 तालाब आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसे जूड़ा का तालाब कहा जाता है। ये बहुत सारे कैंपर्स की पहली स्टॉप होती है। अगर कई लोग होते हैं जो बेस कैंप तक नहीं जाना चाहते, वो यहाँ पर आकर रुक जाते हैं और नेक्स्ट डे अपने यहाँ से कैंपिंग कंटिन्यू करते हैं ऊपर पीक के लिए। पहला ऑप्शन हमने भी यही सोचा था कि यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन अभी बजाय सिर्फ 1.5 तो हम आराम से ऊपर पहुँच सकते हैं बेस कैंप। और बेस कैंप पहुँचने के बाद आज वहीं रेस्ट करेंगे। तो फिलहाल आफ्टर 3 आवर्स हम पहुंच गए हैं जूड़ा का तालाब में, और अब यहाँ से आगे जाना है और
3 किलोमीटर, यानी कि और 3 से 4 घंटे का रास्ता है। उससे पहले आपको दिखाता हूँ जूड़ा का तालाब आखिर है कैसा। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है जूड़े का तालाब, जो कि पूरी तरीके से फ्रोजन है। इस टाइम पे लोग सोए हुए हैं उसके ऊपर। हाँ, बहुत ही शानदार नज़ारा है। हम फ्रोजन लेक के ऊपर है, तो ये तो रिचुअल है कि आपको यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश करनी ही चाहिए। तो आइए करते हैं। आप लोग सोचोगे पागलपन क्यों किया। बेसिकली सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये पूरी तरीके से सेफ है अगर आप इस पर वॉक भी करना चाहते हैं। और ये इतनी बुरी तरीके से जमा हुआ है कि आप इस पर स्किड भी नहीं होंगे और आराम से इंजॉय कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भी पानी पूरी तरीके से नहीं जमा है। ख्याल रखें इस बात का, ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको कहा था कि इस एरिया में ना आए और पीछे के पीछे आप तालाब में घूम सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ से एक बर्फ़ की सिल्ली निकाल कर आगे फेंक रहे हैं, देख रहे हैं कि वो टूटती है कि नहीं। पूरा व्यू, वो सिल्ली टूट गई, लेक नहीं टूटा। तो यहाँ पर मस्ती करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं वापस बेस कैंप की तरफ। कुछ ऐसा ट्रैक मिल रहा है यहाँ पे। अब स्नो शुरू हो गई है पूरे तरीके से और अब एंड तक स्नो रहेगी। जैसे आपको अभी तक बोल रहा था कि आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है, तो वो मिलनी शुरू हो गई है। और आपको दिखाता हूँ कितनी डीप है ये बर्फ़। तो देखिए, डंडा ऑलमोस्ट अंदर चला गया पूरा। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जो ट्रेल बनी हुई है आप उसी पर वॉक करें तो सेफ़ रहेंगे। अगर आप ट्रेल से इधर उधर जाते हैं तो एटलीस्ट 3 फुट की हाइट तक तो आप अंदर चले जाएंगे, और आगे जाके तो ये हाइट जो ऐसा नीचे बताया गया था 7 फुट या 8 फुट भी हो जाएगी। तो आप भगवान भरोसे हो जाएंगे बिल्कुल। इससे बढ़िया है कि आप ट्रेल को फॉलो करें और बहुत ही सुंदर व्यूज़ को एंजॉय करते हुए नीचे जाएं या ऊपर जाएं। कितना स्टीप है ये, पता नहीं कैमरे में आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 70 डिग्री पे है ये स्टीप। और उसी के ऊपर अगर आप जाएंगे, व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। माउंटेन, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरे स्नो लेडन माउंटेन्स कितने अच्छे लग रहे हैं। इस व्यू के लिए तो वर्थ इट है इतना ऊपर आना, और थोड़ी सी दिक्कत को सह लेना चाहिए अगर उसका एंड रिजल्ट अच्छा है तो। यस, हम आ गए हैं ऑलमोस्ट। अब 1.5 किलोमीटर के आसपास रह गया बेस कैंप। 1.5 किलोमीटर के आसपास तो हम चढ़ जाएंगे, लगभग 1 घंटे में चढ़ जाएंगे। और अभी टाइम हुआ है लगभग 3, तो 3 बजे के हिसाब से देखना 4 साढ़े 4 तक बेस कैंप पहुंच जाना चाहिए। हालांकि ठंड बहुत बढ़ गई है, आपने नोटिस किया होगा। मैंने जैकेट निकाल ली है, ग्लव्स चेंज कर लिए हैं, स्नो वाले ग्लव्स ले लिए हैं। बाकी सब कुछ सेम है। गला ढकने के लिए मैंने स्कार्फ यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हवा थोड़ी तेज़ होगी, मैं तुरंत अपने नाक, कान और मुंह को ढक लूँगा। हालांकि कान मैंने ऑलरेडी टोपी से ढके हुए हैं, कैप से ढके हुए हैं, बट नाक और मुंह को भी ढक दें ताकि हम बीमार ना पड़े। देखिए इस व्यू को एक बार फिर से, और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब हमारी हाइकिंग की मेन जितनी चढ़ाई थी आज पहले दिन की बेस कैंप तक की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। और अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। बेस कैंप थोड़ा सा नीचे है यहाँ से, तो यहाँ से ट्रैक थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थोड़ा स्लिपरी है यहाँ पे, ज़्यादातर आइस बना हुआ है। देखो आप ट्रेल ज़्यादातर यहाँ पर आइस बन गई है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं सो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 और हम पहुँच गए हैं बेस कैंप। मेरे को सामने कैंप्स दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको भी दिखाता हूँ। और तकरीबन 6 घंटे लगे, सुबह 9:30 बजे निकले थे हम
नीचे से और रुकते रुकाते सब जगह पूरे 6 घंटे में बेस कैंप पहुँच गए हैं। अगर आप भी आते हैं तो आप डायरेक्ट बेस कैंप भी आकर रुक सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग आप सीधे ऊपर जाके सनराइज़ देख के और फिर सीधे नीचे शांकरी तक जा सकते हैं और फिर अपना आगे प्लान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एक दिन फिर रुकना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कैंप और सामने पीक जहाँ पर हम कल सुबह जाएंगे। सामने ये है बेस कैंप और चारों तरफ कैंप है। इनमें से किसी एक में हम आज रात रुकेंगे और वो सामने केदारकंठा की पीक है जो सुबह हम 3 बजे जाकर अपना मॉर्निंग सनराइज़ एंजॉय करेंगे। अभी हम देखते हैं, अपना कैंप अरेंज करते हैं, खाने का अरेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं यहाँ पर। बट इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे और इसके आगे आपको दूसरी वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके का कैंप मिला हमें, किस तरीके का खाना हमने खाया और उसके बाद ऊपर जाने की क्या क्या तैयारी की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।